नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को गरुड़ परिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम धनतेरस के शुभ अवसर पर 2 तारीख का पेपर यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए इस पेपर के अंदर आप सबके लिए क्या खास है। पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, अंक 20389 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यानी 20389 इनको उठाना है और इनसे मिलकर एक संख्या बनानी है जो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। अब सबसे छोटा मान, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके ऑप्शंस में सबसे छोटा मान है कौन सा। तो 23,000, 23,000, 20,000, तो ये तो 2 छोटे हो ही नहीं सकते, इनको हटा दिया। पहला गेम यहीं पे खत्म कर दो, आगे बढ़ो। इन दोनों संख्याओं के अंदर 20,938 है और ये है 20,389। तो 938 वैसे ही हट गया क्योंकि ये 20,389 से बड़ा है। अब एक बार अंक चेक कर लो। 2 है, 0 है, 3 है, 8 है, 9 है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। शून्य क्या है? थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शून्य, जीरो। जीरो अपने आप में बहुत बड़ा मान है। यदि अपने पे आए तो संख्या को 10 गुना की वृद्धि करवा दे, लेकिन जब अपने पे आए तो संख्या को शून्य भी बना दे। तो शून्य अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। इसे जीरो कह के लोग इसका मान नहीं करते, लेकिन शून्य अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अब इसका पहला ऑप्शन लेते हैं, परिमेय। यदि हम कहें कि शून्य परिमेय संख्या है तो परिमेय होता क्या है? परिमेय यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां पर ये जो Q है ये कभी भी शून्य ना हो, यानी जीरो के बराबर ना हो। क्लियर। तो यानी Q की जगह जीरो तो हम रख ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर मैं यहां पे जीरो लिख भी दूं और इसके नीचे बटे में 1 लिख दूं तो क्या दोस्तों इसके मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इसका जो मान है वो जीरो आने वाला है। क्लियर। तो यहां पर यदि मैं कहूं तो सबसे पहला ऑप्शन परिमेय मुझे राइट लग रहा है। नॉट का ऑप्शन तो अभी तक हो नहीं सकता, ऋणात्मक ये है नहीं, और यदि ये परिमेय है तो ये अपरिमेय हो नहीं सकता। इसलिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। क्लियर। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि ए और बी विषम अंक है, ऑड नंबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम होगा यानी इवन होगा। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप किन्हीं 2 विषम को जोड़ोगे, जब भी आप किसी 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो उनका जो योग है वो सदैव सम होगा। क्लियर। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक विषम संख्या 3 ले लो, एक विषम संख्या 5 ले लो, और इन दोनों का योग 8 आएगा, वो एक सम है। एक विषम आपने 9 ले ली, एक विषम संख्या आपने यहाँ पर 1 ले ली, दोनों को जोड़ोगे योग 10 आएगा, तो इनका जो योग होगा वो सम होगा। क्लियर। अब इसने पूछा है यहाँ पर कि सम होगा, तो 2 विषम संख्याओं का योग करना है। एक आपकी A है और एक आपकी B है, तो दोनों को जोड़ोगे तो जो आपका योग है वो सम होगा। तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, गुणा हो नहीं सकता, +2 करने की जरूरत नहीं है, यानी आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। जिन लोगों ने कर लिए हैं सवाल वो अपने आंसर्स को आराम से मिला लेना। अगला, एक खंबे का बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक खंबे का 1/3 भाग, ठीक है, कीचड़ में है, बिल्कुल। 1/4 भाग जल में है, ठीक है, और जो शेष है उसका 5 मीटर भाग जो है वो ऊपर है। बताइए खंबे की कुल ऊंचाई कितनी है? एक बच्चे ने भेजा था
अब आपके राजस्थान जोधपुर ओसियाँ गांव का एक बच्चा है, उस बच्चे ने ये सवाल भेजा था, नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद राकेश नाम है। उस बच्चे ने सवाल भेजा था, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर इस सवाल को जो है पेपर के अंदर डालकर भेजूंगा, दूसरे बच्चों को भी ये सवाल मिले और आपका आंसर भी जो है वो मैं पेपर में दे दूंगा। हालांकि मैंने उसको जवाब पहले दे दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। खंबे का 1/3 भाग, खंबे का कोई भी भाग है, खंबा अपने आप में एक है, उसमें से 1/3 भाग यानी 1/3 भाग और 1/4 भाग ये डूबा हुआ है, कीचड़ में है, पानी में है, ठीक है। अभी 5 मीटर भाग आपका ऊपर है, ये बात ध्यान रखना। 1 का 1 माइनस 3 और 4 का आप एलसीएम लोगे, आपका आएगा यहाँ पर 12, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका यहाँ पर 4, टोटल हो गया आपका यहाँ पर 1 माइनस 7/12। कोई डाउट? बराबर या नीचे 1 लिख सकता हूँ, दोनों का एलसीएम निकाला, फिर से यहाँ पर 12 आया, ये गया आपका 12, यहाँ पे आया आपका 7, ये आया आपका 5/12 भाग। ये खंबे का 5/12 भाग है, जो 5 मीटर अभी ऊपर है उसके बराबर आ रहा है। तो 5/12 बराबर में आपका 5। कोई डाउट नहीं है? अब इस सवाल को आगे समझते हैं कि अब करना क्या है। अब यहाँ पर नीचे लेता हूँ मैं 1, वज्र गुणा होगा 5 गुणे में 1 बराबर 5 गुणे में 12। 5 से आपका 5 कट गया, खंबे की जो आपकी ऊंचाई है वो यहाँ पर आएगी आपकी मीटर में है, इसलिए 12 मीटर। क्लियर? बहुत सिंपल और शॉर्ट सवाल था, इसको एक बार आप देख लीजिए। इसका शॉर्ट जो है वो भी मैं अगले क्वेश्चन अगले पेपर में लेके आऊँगा, लेकिन अभी मैंने इसको बिल्कुल ब्रीफ से बताया है, क्योंकि इस टाइप का सवाल आपको पहली बार मिला है, तो इस सवाल को मैंने जानबूझ के आपको ब्रीफ से बताया है। क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग कीचड़ में है, मैं वापस से मार्क करता जा रहा हूँ। 1/4 भाग जल में है, 1/4 भाग जल में, कीचड़ और जल वाले भाग को मैंने जोड़ लिया, और जो खंबे का 1 भाग है पूरा, उसमें से मैंने उसको घटा दिया, ये यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ। क्लियर हो गया? 3 और 4 का मैंने एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, आपने एलसीएम लेना सीख लिया। 1 में से ये 7/12, ये वाला काम यहाँ पर कर दिया। वापस से एलसीएम 12 आ गया, 12 माइनस 7 यानी 5/12 भाग आ गया। 5/12 भाग 5 मीटर अभी ऊपर है, तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपके पास में यहाँ पर खंबे की कुल ऊंचाई जो है वो 12 मीटर आ गई। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल आता है, समय और कार्य का सवाल है। अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति यानी व्यक्तियों की संख्या कहूँ तो x कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। कोई डाउट अभी तक नहीं है। यदि 10 व्यक्ति और होते, 10 व्यक्ति और होते, ये सवाल भभूताराम ने भेजा था, तो मैं भभूताराम को बोलूँगा कि ध्यान से देख लेना और मेरे को कमेंट करके बता देना। यदि 10 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, यानी 10 दिन पहले, यानी पहले 40 दिन में हो रहा था, अब 30 दिन में हो रहा है। पहले मैं लंबा मेथड बता रहा हूँ, इसी में मैं शॉर्ट भी बता दूंगा। यहाँ पर हो गया ये आपका 40x बराबर में ब्रैकेट खुला, ये हो गया आपका 30x प्लस में हो गया आपका यहाँ पर 300। कोई डाउट? ये आपका गया इधर, 40 में से 30 गया, आपका बचा 10x बराबर में 300, और x बराबर हो गया आपका 300/10, 0 से 0, यानी x का मान आ गया आपका 30। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, जो आपका 30 होगा। क्लियर? अब इसका एक शॉर्ट बताते हैं। यदि बबूता इस टाइप का सवाल नहीं करना है, शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कैसे किया जाए? ठीक है, बबूताराम की स्टाइल में बता रहा हूँ। यदि बात को समझाऊं कि x आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं,
यदि 10 आदमी कम होते तो काम 30 दिन पहले समाप्त हो जाता। यदि मैं पहला ऑप्शन लूँ, मैं लिखूँ यहाँ पर आदमी 20 थे, यहाँ पर 10 आदमी और होते यानी आदमी 30 हो जाते। तो क्या 20 × 40 800 और 30 × 30 900 बराबर होते हैं? तो आप कहोगे नहीं होते। क्लियर। दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ, यदि मैं 30 आदमी मानता हूँ, 40 दिन में काम करवाता हूँ, बोला 10 आदमी यहाँ पर क्या होते, अधिक होते, तो यहाँ पे 40 आदमी होते, काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, 30 दिन में समाप्त हो जाता। क्या इस पखवाड़े की और क्या इस पखवाड़े की जो जोड़ है वो बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो मैं कहूँगा यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला 30 परिणामों का औसत 20 है, ठीक है। तो संख्या जो है वो है आपकी 30, इनका जो औसत है वो है आपका 20। तो आपका जो कुल है वो आपका कुल हो गया है 20 और 30 का गुणा यानी 600। कोई डाउट नहीं। फिर बोला अन्य 20 परिणाम, अन्य 20 परिणाम, इनका जो औसत है वो 30 है, 30 है, यानी इनका जो कुल हो जाएगा वो भी हो जाएगा 600। इसने पूछा सभी परिणामों का औसत क्या है, तो सभी परिणाम है कितने? आप कहोगे सभी परिणाम है 50। यहाँ पर जो योग हो रहा है सभी परिणामों का वो हो रहा है 1200। औसत का सूत्र आप सबको पता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो सीधा ही आप करोगे 1200 बटे में 50। क्लियर। यहाँ पर 0 से आपका 0 कट गया और ये कट जाएगा आपस में 24 बार, तो 24 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, 1 साल 3 महीना, 1 साल 3 महीना यानी 12 महीने प्लस 3 महीने यानी कुल 15 महीने। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। 15 महीने बाद एक व्यक्ति को 16,000 के एक ऋण के लिए 17,500 का भुगतान करना पड़ा, यानी जो पैसा लिया गया था वो 16,000 था, आपको भुगतान करना पड़ा 17,500 का। इसका मतलब आपने जो ब्याज दिया है वो दिया है यहाँ पर 1,500 रुपये का। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आप अपने फॉर्मूले पे, मूलधन, समय, दर और आपका यहाँ पर ब्याज। मूलधन की यदि हम बात करें तो हमने मूलधन के रूप में यहाँ पर रुपए जो दिए वो 16,000, ब्याज हमने यहाँ पर दिया 1,500 रुपये का, दर यहाँ पर हमको निकालनी है और समय 15 महीने हैं, ये 15 महीने लिखे और वर्ष में बदलने के लिए भाग किसका दे दोगे? 12 का। कोई दिक्कत नहीं है। अब दर का सूत्र, दर का सूत्र भी बताया हुआ है, ब्याज गुणे में 100। मैं बार बार लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ, ठीक है ना। ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इनटू में समय 15 बटे में 12। कोई डाउट? मैंने अभी कोई काटाकाटी नहीं की है। ये नीचे का 12 यहाँ से हटकर कहाँ ले जाता हूँ मैं? ऊपर। अभी तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखिएगा, 3 जीरो से 3 जीरो आपके यहाँ पर कट गए। 15 से आपका 150 जो है वो कट गया आपका 10 बार। इसके बाद में 3 से ये कट गया, या 4 से कट गया ये 3 बार, 4 से कट गया ये आपका 4 बार। कोई डाउट? अभी भी 2 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये आपका 5 बार। 5 तिया 15 बटे में 2 और आपका आंसर आएगा 7.5। क्लियर? यानी 15 बटे में 2 बराबर 7.5। तो ये 7.5% जो है बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। अगला सवाल, 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो मैं आपको बता दूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? तो 5 किलोमीटर को जब आप पहले मीटर में बदलेंगे
तो पहले आपको इसको गुणा करना होगा 1000 से, यानी 5 किलोमीटर को आप 5000 मीटर भी बोल सकते हो। इसके बाद में जब आप सेंटीमीटर में यहाँ पे बदलोगे तो आपको यहाँ पर गुणा किससे करना पड़ेगा? 100 से। क्लियर? तो 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद में 1 2 3 4 5 और आंसर आएगा ये। आप तो सीधे जीरो गिनो, यहाँ पर 4 शून्य है, ये हो नहीं सकता। 2 2 4, ये 5 सेंटीमीटर, ये राइट ऑप्शन है। यहाँ पे शून्य ज़्यादा है, ये अलग है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, पूर्ण कोण कितने का होता है? कंप्लीट एंगल, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल पूरा, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। तो इसका आंसर जो होगा वो 360 डिग्री होगा। क्लियर? चलिए, बहुत प्यारा सवाल सामने आ रहा है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्न में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिन में दे रखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये देखिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्लियर? और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब सबसे पहले आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि इन 6 घंटों को सेकंडों में बदलो। तो 6 घंटे हैं, उनमें 60 मिनट हैं और हर मिनट में 60 सेकंड है। ये पूरा तामझाम जो है आपने यहाँ पर सेकंड में बदल दिया। कितने मिनटों के बराबर है, लेकिन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिन में दे रखे हैं। तो एक दिन में कितने होते हैं मिनट? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 60 मिनट होते हैं। क्लियर? इनका भाग दे दीजिए, जो दिन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। 60 से आपका 60 कट गया, 6 से आपका 24 कट गया 4 बार, और 4 से आपका ये 60 कट गया यहाँ पर 15 बार। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 15 दिन, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ये बिंदु, कितनी रेखाएं, आपकी मर्जी है। जितनी आपकी मर्जी हो उतनी खींच सकते हो। आंसर क्या होगा? नॉट। अगला बहुत अच्छा सवाल है। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 144 पेन तो बेचे हैं, 6 की हानि हुई है। इसका मतलब जो कुल पेन बेचे गए हैं वो घर से गए हैं 150 पेन। ठीक है? और 150 पेन के ऊपर 6 पेन की हानि हुई है और गुणा होगा आपका 100 से। 0 से आपका 0 कट गया, 3 से कट गया आपका 2 बार, 3 से कट गया आपका 5 बार, 5 से ये 10 कट गया आपका 2 बार, और 2 दूनी 4, यानी 4% की आपको यहाँ पर हानि हुई है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला 270 माप का एक कोण उदाहरण है। क्लियर? ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये आपकी एक रेखा है, कोई भी एक लाइन है। इसके ऊपर यदि ये आप सीधी लाइन करते हो तो समकोण यानी 90 डिग्री बन गया। इससे जितने भी ये नीचे वाले ये जो कोण हैं, ये सारे आपके कौन से कोण हैं? न्यून कोण हैं। इससे अधिक वाले जो हैं यानी 90 तक, ये सारे न्यून। यहाँ से 180 वाले, ये सब हो गए आपके अधिक। क्लियर? और अब बात आती है कि यहाँ से 180 से लेकर 360 के बीच वाले, इन दोनों के बीच वाले, तो ये सारे कोण जो हैं ये प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। यानी 270 जो है वो 180 से ज़्यादा ही होता है। तो आंसर डी जो है वो आपका राइट होगा। क्लियर? अगला सवाल, एक कक्षा के
एक कक्षा के छात्रों ने क्रमशः 7, 2, 8, 3, 5, 4, 6 अंक प्राप्त किए। प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या होगा? तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको ये लिखा हुआ दिखे यहाँ पर समांतर माध्य, तो यहाँ पर आप सीधा ही इन सब का क्या निकाल देना? औसत निकाल देना। क्लियर? तो आपका 7 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 7, 7 और 2 9, 9 और 8 हो गया आपका यहाँ पर 17, इसके बाद में 9 और 8 हो गया आपका 17 और 3 20, 20 5 25, 25 और 4 29, 29 और 6 35। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है तो गिनी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दोगे कितना आएगा? 5। क्लियर हो गया? तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का औसत x y है। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर औसत की बात हो रही है। यदि उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है? संख्याएं कितनी है हमारे पास में? उन्होंने बोल दिया है 2 है। इनका औसत कितना है? तो हम कहेंगे इनका जो औसत है वो x y है। तो इनका कुल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इनका कुल हो जाएगा 2xy। यदि मैं कुल में से एक संख्या निकाल दूं, कुल में से एक संख्या निकाल भी दूं, तो इसका मतलब मुझे कौन सी संख्या मिल जाएगी? दूसरी संख्या। कोई डाउट? कुल मेरा कितना है? 2xy। इसमें से एक संख्या निकाल देता हूं, x निकाल देता हूं, तो दूसरी मिल जाएगी। कोई डाउट? ये कहाँ लिखा हुआ है? 2xy माइनस x। तो 2xy माइनस x यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल रीजनिंग का है, अच्छा सवाल है। यदि शब्द चंद्रा को 49 लिखा गया तो काला शब्द को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब चंद्रा जो शब्द है उसे यदि 49 लिखा जा रहा है, ठीक है, मान लिया, तो सी हमारा आता है 3 पर, H 8 पर, A 1 नंबर पर, MN 14 नंबर पर, D 4 पर, R 18 पर और A 1 पर। एक बार योग करके देख लो, 3 और 8 11, 11 1 12, 12 और 14 हो गया आपका यहाँ पर 26, 4 30, 30 और 18 48, 48 और 1 49, यानी इन सभी संख्याओं का ये योग है। कोई डाउट नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। काला तो K I J K L 11 पर ये आ गया आपका, ये 1 नंबर पर, ये आ गया आपका 12 नंबर पर, ये आ गया 1 नंबर पर। 11 और 1 12, 12 और 12 24, 24 और 1 25, यानी इसका योग जो है वो 25 होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला, यदि जल को भोजन कहा जाए, ठीक है, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ उत्पन्न होंगे? तो वैसे तो फल जो हैं वो वृक्ष पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है, तो हम भी कहेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये लाइन हमारी मेन हो गई। हम आते हैं स्पेक्ट्रम पर, SPECTRUM। तो SEPTUM ये तो बिल्कुल बन सकता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब आता है REC, तो REC भी है, TUM बिल्कुल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो बन सकता है। CUST, CUS और T, OM, O इसमें नहीं है, ये हो सकता है हमारा आंसर। अभी आगे चलते हैं। SPECT, SPECT, तो ये तो नहीं बन सकता। क्लियर? तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। और मेहरबानी किसकी है? ओ की। चलिए आते हैं हमारे अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल जो है वो सीरीज़ का है। तो यहाँ पर सीरीज़ आपको दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ तो इसमें ना तो कोई बढ़ता हुआ क्रम है लगातार में, ना कोई घटता हुआ क्रम है, ना गुणा हो रहा है, ना भाग हो रहा है, ना वर्ग है, ना घन है, कुछ भी नहीं है।
तो कुछ टूटा फूटा सा क्रम है, तो हम भी उसी के अनुसार चलते हैं। तो 2 से 8, 8 से 14 और 14 से यहाँ पर आएगा 20, क्योंकि यहाँ पर 2 छोड़ के 6 बढ़ रहा है, फिर 2 छोड़ के 6 बढ़ रहा है, फिर 2 छोड़ के 6 बढ़ेगा, यानी आंसर तो आपका 20 हो चुका होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए तो 7 और 4 11, 13 और 4 17, 19 और 4 हो गया आपका 23। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीरीज तो लगभग कंप्लीट हो रही है। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? इसी के साथ में आज का पेपर हमने समाप्त किया। थोड़ा सा मैथ के अंदर आज मैं स्लो चला, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर बिल्कुल आराम से समझाइए, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप जो समझाते हैं वो हमें बेहतर रूप से समझ में आ जाता है। तो मेरा जो प्रयोजन है दोस्तों वो यही है कि मैं अगर समझाऊं आपको तो वो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि 1 मिनट 2 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली। तो यदि हम धीरे चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और आगे जाके यदि वो प्रश्न कभी हमारे सामने आए और हम उसको करने के लिए यदि कैपेबल रहें, ठीक है, तो हमने जो मेहनत की है, हमने जो पढ़ा है, जो हमने देखा है, जो हमने समय लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसका कोई फ़ायदा है। यदि हम फटाफट देख के आगे बढ़ गए और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो उसका देखने से कोई मतलब, कोई मकसद नहीं है। तो मेरी इस बात पे आप गौर कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, उसका आंसर पुनः निकालिए। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो ज़रूर उस पर कमेंट कीजिए। कई बार ऑनलाइन की लाइटें, चकाचौंध स्टूडियो की लाइटें इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार कई क्वेश्चन हम भी गलत कर जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। क्लियर? तो यदि ऐसा कोई गलत हो भी जाता है गलती से तो कोई बात नहीं, उसका हम सुधार करवा देंगे। क्लियर दोस्तों? कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि जो प्रतिबिंब बनता है अपनी आंखों पे, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अब जो वो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब कैसा होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आभासी सीधा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, या आभासी उल्टा होगा, या वास्तविक और सीधा होगा। तो जो मानव आंख की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर, वो आपके वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव जो मस्तिष्क है उसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है। प्रमस्तिष्क हो जाएगा, प्रमस्तिष्क को बोल सकते हैं अपन अगर मस्तिष्क, और सेकंड हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, और थर्ड हो जाएगा आपके अनुमस्तिष्क। तो जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो आपके कौन सा हो जाएगा? प्रमस्तिष्क हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें कि प्रमस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 3 भागों में बांटा गया है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और थर्ड हो जाएगा आपके सेरेब्रम। कौन सा हो जाएगा? सेरेब्रम हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। गुणसूत्रों की संख्या मानव के अंदर आपके 46 होती है। और अगर बात करें चिंपांजी के अंदर कितनी होती है, तो चिंपांजी के अंदर होती है आपके 24 जोड़ी। कितनी हो जाएगी? 24 जोड़ी होती है। अच्छा, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। कौन कौन से होते हैं? ऑटोसोम और एलोसोम। मैं यहाँ पे आपकी क्वेश्चन क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो कौन से करते हैं? तो एलोसोम प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? अपने शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है जब अपना शरीर, अपना बॉडी सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है? तो विटामिन डी का आपने नाम सुना होगा, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपके कैल्सीफेरॉल। और यह आपके जब बॉडी सूर्य के संपर्क में आती है, सूर्य प्रकाश के संपर्क में, तो विटामिन डी बनता है। ठीक है। लार निम्न में से किसे पाचन में सहयोग करती है? लार अपने मुख में होती है। ठीक है। और लार में जो आपके एंजाइम पाए जाते हैं वो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से? टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम। और जो वो आपके एंजाइम है वो किसके पाचन में सहयोग होते हैं? तो स्टार्च या फिर बोल सकते हैं मंड, इसके पाचन में लार सहयोग करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस हार्मोन से स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है?
तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो जो आपके एड्रेनलिन हार्मोन है, कौन सा एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन, ये आपके इससे बढ़ जाने से हृदय गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे RH कारक संबंधित है। RH कारक, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो आपके रक्त से संबंधित है। और अगर रक्त समूह की बात करें तो उसकी जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और इसमें इसका एक स्टूडेंट भी साथ था, वीनस नाम का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन पहुंचाता है? मतलब शरीर से किधर पहुंचाना है? हृदय तक पहुंचाना है अशुद्ध रक्त, तो वो आपके शिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। और अगर बात करें इसके उल्टे की कि शुद्ध रक्त हृदय से शरीर तक कौन पहुंचाता है, तो वो हो जाएगा आपके धमनी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BCG वैक्सीन, BCG का जो टीका लगता है वो BCG किसके प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? तो वो आपके यक्ष्मा या फिर जैसे बोल सकते हैं ट्यूबर, TB, क्या बोल सकते हैं? TB, इसकी प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा की बीमारी होती है किसके द्वारा होती है? वायरस, कवक, जीवाणु या फिर माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा? तो खसरा की जो बीमारी है वो आपके वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? टार्टरिक अम्ल आपके इमली और अंगूर में पाया जाता है। किसमें होता है? इमली और अंगूर में होता है। तो यहाँ आपके इमली ऑप्शन दे रखा है, C ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें टमाटर में आपके कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, किसका? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? खून का धक्का धीरे धीरे बनता है या फिर खून का धक्का नहीं बनता है? तो वो आपके विटामिन के की कमी से खून का धक्का धीरे बनता है। और विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछते तो वो हो जाएगा आपके फिलोक्विनोन। कौन सा हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम खाली जगह से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तितली, रेशम कीट, इल्ली या मधुमक्खी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो रेशम जो है वो आपके रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो आपके मधुमक्खी पालन है वो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और अगर बात करें सेरीकल्चर तो वो आपके रेशम कीट पालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन क्या हो जाएगा? आपके सेरीकल्चर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारा साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है गरुड़ के ऑनलाइन परिवार में। साथियों, मैं कैलाश सर और मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीके का पेपर सोल्यूशन। आइए करते हैं पेपर सोल्यूशन जीके का। पहला सवाल देखते हैं, ग्रामीण रोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्यारे साथियों, ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा योजना शुरू की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सागरमाला परियोजना के द्वारा किसको जोड़ा गया है? सागरमाला परियोजना के द्वारा किसको जोड़ा गया है? तो सागरमाला परियोजना से हम लोग जोड़ेंगे बंदरगांव को। ऑप्शन है सी राइट आंसर इस सवाल का। अगला सवाल देखते हैं, स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब की गई? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों, स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं हम लोग 2 अक्टूबर 2014 की बात ही है। ऑप्शन है बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2019 का आम बजट ब्रीफ केस की जगह किस में लाया गया? ब्रीफ केस मतलब होता है ना सूटकेस, उसको बोलते हैं ब्रीफ केस। तो 2019 का जो आम बजट था वो ब्रीफ केस की जगह किस में लाया गया, वो अपना सवाल है। तो वो लाया गया था चमड़े के थैले में। ऑप्शन ए राइट आंसर, चमड़े के थैले में। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिहाज से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देश का बजट होना चाहिए? तो वो कहता है अनुच्छेद 112। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है अपने एग्जाम के हिसाब से। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा झरना है? तो मित्रों, भारत का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात या वाटरफॉल बात एक ही है, वो है जोग जलप्रपात। इसका एक और नाम है, वो है गेरसेपा जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक राज्य में।
कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर बना हुआ है? तो नाम आएगा शरावती नदी पर ये झरना बना हुआ है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई भी है 252 या 53 मीटर ऐसा कुछ है, 253 मीटर ही है। 253 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। एक है चूल जलप्रपात, ये राजस्थान में है चंबल नदी पर। ये राजस्थान में चंबल नदी पर है और इसकी ऊंचाई मात्र 18 मीटर है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। साथियों ये वो सवाल है जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने सीधा पूछा आपसे कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नाम आएगा कंचनजंगा का, कंचनजंगा। ठीक है, और अगला सवाल देखो। अगला सवाल में कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके यानी पाक ओरिएंटेड कश्मीर में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन। मैंने दोनों सवाल पास पास लिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो अगर पूछे आपसे पीओके में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, या सीधा पूछे आपसे सवाल यहाँ शुरू कर दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहां पर नाम आएगा केटू का, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और अगर ऐसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है पूर्ण रूप से, तो नाम आएगा कंचनजंगा का। दोनों सवाल है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो साथियों भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग यानी टनल वो है ऑप्शन बी, चेनानी नेसारी सुरंग। ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में और इसकी जो लंबाई मिलती है वो मिलती है 9.2 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी क्या सड़क सुरंग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है तो वो है अपने ये पीर पंजाल, सी राइट है। ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी क्या रेल सुरंग है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ा लिवरपूल है। तो साथियों भारत का सबसे लिवरपूल वो है हावड़ा ब्रिज। लिवरपूल उसको बोलते हैं जो पूरा लोहे से बना होता है, तो वो होता है लिवरपूल। तो वो कौन सा हावड़ा ब्रिज, और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये अपना कलकत्ता शहर का नाम है और वो है अपना पश्चिम बंगाल में स्थित। दीदी का शहर पश्चिम बंगाल, दीदी ममता बनर्जी वहाँ की क्या है वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उसको दीदी बोलते हैं अपन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपना है साथियों, भारत की सबसे लंबी नहर है, तो ये अपने राजस्थान में ही है, INGP यानी इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी क्या नहर है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो साथियों ये बहुत अच्छा सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। सबसे बड़ा स्टेडियम पूछे मैंने आपसे, तो वो है अपने, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं, या चेंज कर दो ऑप्शन ये वाला सी। यहाँ पर होगा अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम। साथ ये 3 नाम मिलते हैं। पहला नाम क्या था मोटेरा, ये वहाँ का लोकल नाम है मोटेरा स्टेडियम। उसके बाद मैं नाम चेंज कर दिया, वो था अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल स्टेडियम। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया, वो कर दिया है नरेंद्र मोदी नेशनल स्टेडियम। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम तो होना ही है, ये अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, युवा भारती स्टेडियम, इसको बोलते हैं साल्ट लेक स्टेडियम। यह स्थित है अपने पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा क्या फुटबॉल स्टेडियम है, ये भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक वनों का राज्य है, मतलब भारत के किस राज्य में सबसे अधिक क्या वन पाए जाते हैं, तो वो अपन आप जानते ही हो, वो MP है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या वन पाए जाते हैं। अगला सवाल और लास्ट सवाल अपना, बजट शब्द का अर्थ है। तो मित्रों बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला बोलते हैं बजट को।
सॉरी, बजट शब्द का अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है चमड़े का थैला। और ये बड़ा यहाँ सवाल है। तो साथियों, ये था मेरे द्वारा जीके का पेपर सोल्यूशन। अच्छा लगा वीडियो, जानकारी से आप संतुष्ट हो तो अधिक से अधिक लाइक टेको, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जिस किसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और अच्छे अच्छे पेपर सोल्यूशन मिलते रहेंगे। जय हिंद साथियों।